एवरीवन, तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज का क्लास आपका केमिस्ट्री का एमसीक्यू सेट नंबर फर्स्ट, फिजिक्स का एक देख लिए, बायो का एक देख लिए, आज है आपका केमिस्ट्री का। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर देते हैं सीधा क्वेश्चन के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देख लो ज़रा। फर्स्ट है आपका, बेरिलियम सल्फेट इज़ लेस सॉल्यूबल इन वाटर ड्यू टू। कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जो रेयर क्वेश्चन होते हैं, जिसके कॉन्सेप्ट के बेस्ड के ऊपर आपसे बहुत कम ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो बस हम लोग सीधा सीधा क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को सिंपली इसके आंसर को जानेंगे, थोड़ा बहुत इसके कॉन्सेप्ट के बारे में चर्चा करेंगे और इन डेप्थ हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि हमें इंजीनियरिंग तो नहीं निकालना, आईआईटी वगैरह है ना। तो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हम लोगों को पढ़ना चाहिए और उसी के तरीके को फॉलो कराते हुए मैं आपकी तैयारी करवाऊंगा। ज़रा देख लो क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है हाई इन्फ्लेमेबल एनर्जी, आप पॉज करके इसका आंसर दे सकते हो। नेक्स्ट आपका लो एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन, नेक्स्ट आपका लो इन्फ्लेमेबल एनर्जी, और नेक्स्ट आपका लॉनिक बैंड। तो इसका आंसर आपका फर्स्ट नंबर हाई इन्फ्लेमेबल एनर्जी। तो देखिए बेरिलियम सल्फेट का यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये आता कहाँ से, इसके बारे में आपको बता देता हूँ। सबसे पहली बात कि बेरिलियम कहाँ पे पाया जाता है आपके पीरियोडिक टेबल में। तो देख लो बेरिलियम है आपका सेकेंड नंबर ग्रुप में, यहाँ पर फर्स्ट यही है। ये सारे कहलाते हैं क्या, ग्रुप कहलाते हैं, और ये सारे कहलाते हैं पीरियड। ठीक, तो ये क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है, मतलब ये हाई लेवल का क्वेश्चन है, थोड़ा सा कह सकते हैं, इन जनरल नहीं पूछा जाता। तो जैसे इसमें कॉन्सेप्ट होते क्या हैं कि कई बार पूछा जाता है कि सल्फेट्स और कार्बोनेट्स और फिर हाइड्रोक्साइड, जैसे यहाँ पर सल्फेट पूछा है ना, तो इसी तरीके से सल्फेट के जगह पर रह सकता है, सल्फेट के जगह पे कार्बोनेट हो सकता है, हाइड्रोक्साइड हो सकता है कि ग्रुप 2 का जो सल्फेट है, कार्बोनेट्स है, हाइड्रोक्साइड्स है, वो वाटर में उसकी सॉल्युबिलिटी क्या है, उसके कितने क्या प्रॉपर्टी होते हैं। तो उतना कुछ हम लोगों को डिटेल में नहीं जाना। लैटिस एनर्जी क्या होती है, हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है, कैसे कैसे टूटते हैं बनते हैं, उतना हम लोग को डिटेल नहीं जाना। ठीक, तो मैं क्या डिस्कस करने वाला हूँ, ग्रुप 2 और ग्रुप फर्स्ट के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ले लो, अगर क्वेश्चन पूछा गया है तो। वैसे ही तो हम लोग नहीं जाने देंगे इसको, है ना। देखो ये है फर्स्ट ग्रुप, ये है आपका सेकेंड ग्रुप। इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या आता है कि फर्स्ट ग्रुप को कोई अदर नेम से जाना जाता है क्या। तो जी हाँ, बिल्कुल जाना जाता है। इस फर्स्ट ग्रुप को जाना जाता है एल्कली मेटल्स के नाम से। ये याद रख लेना कि इसको किस मेटल के नाम से जाना जाता है, एल्कली मेटल के नेम से। और ये जो सेकेंड ग्रुप है इसको जाना जाता है एल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक, तो इस चीज़ को भी याद रखना कि एल्कलाइन अर्थ मेटल बोला जाता है इसको। देख लो एल्कलाइन, ये है एल्कली और ये है एल्कलाइन अर्थ मेटल, इसको जाना जाता है। ठीक, अर्थ मेटल। और दूसरी बात कि इसका सीक्वेंस भी अगर याद रख पाओ तो अच्छी बात है। 11th-12th में आप लोग पढ़े होंगे, बहुत सारा ट्रिक सिखाया जाता था इसको याद करने के तरीके, सारे ग्रुप में कौन कौन से क्या होते हैं, पीरियड में क्या होते हैं, किस तरीके से याद करना है। और ये यहाँ पर जो मेटलाइड होता है उसके बारे में। तो 2 के बारे में कम से कम मैं एक ट्रिक बता दूँ आपको, ताकि सारे एलिमेंट्स आप याद रख पाओ। तो देखो इसको मैंने याद किया था ट्रिक से कि हाय लैला ने किया रब से फरियाद। याद रखोगे, हाय लैला ने किया रब से फरियाद। क्या क्या है ये देख लो, लिख लेना अगर लिखना चाहो तो। ये है हाइड्रोजन, हाई से, लैला से है लिथियम, ये है सोडियम, ये है पोटेशियम, ये है रुबिडियम, ये है सीजियम और ये है फ्रांसियम। इसमें आ जाते हैं जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा, बेरिलियम के बारे में। तो इसका ट्रिक है कि बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। ठीक है, याद रख लेना, थोड़ा सा फनी है पर ऐसे ही हम लोगों को सिखाया जाता था। क्या बोला मैं कि बेटा, BE से बेटा, मांगे कन्या, सुंदर बाप राजी। ठीक है, क्या क्या ये BE से है बेरिलियम, ये है मैग्नीशियम, ये है कैल्शियम, और ये क्या है स्ट्रोंटियम, और ये है बेरियम, और ये है आपका रेडियम। रेडियम का ही खोज किया था किसने, मैडम क्यूरी ने, जिसके लिए क्या मिला था उनको, नोबेल प्राइज़ मिला था, है ना। कब मिला था, तो देखिए मैडम क्यूरी को 1903 में अपने पति के साथ मिला था। और इसके साथ साथ मिला था जो रेडियो एक्टिविटी का यूनिट होता है बैकरेल, है ना। तो बैकरेल को, और ये जो दोनों दाम्पत्य थे मैडम क्यूरी और इनके हस्बैंड पियरे क्यूरी, तो दोनों को मिला था, तीनों को मिला था एक साथ। और 50% मिला था किनको,
50% बैकेरल को और 50% शेयर हुआ था इन दोनों पति पत्नी में। लेकिन रेडियम के खोज के लिए इनको दिया गया था कब? तो इनको दिया गया था 1911 ईस्वी में। वैसे भी मैं जीवनी इन लोगों का पढ़ा करता हूँ कभी कभी, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है। तो 1906 में इनके हस्बैंड मर जाते हैं, किनके? मैडम क्यूरी के। और तो 1911 में इनको अकेला मिलता है, और किसके लिए? रेडियम के खोज के लिए, ना कि रेडियो एक्टिविटी खोज के खोज के लिए मिलता है बैकेरल को, ठीक है, जिनके नाम पर यूनिट रखा गया है इसका, रेडियो एक्टिविटी का। तो याद रखना इतनी सारी बातें। इसमें इंपॉर्टेंट ये था कि 1911 में इनको केमिस्ट्री के लिए मिला, और 1903 में जो मिला वो फिजिक्स के लिए मिला, ठीक है, और रेडियम का ही खोज के लिए मिला था इनको 1911 ईस्वी में। तो ये भी याद रखना। अब बहुत सारी बातें हो गई यहाँ पे, तो अब देखते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन। तो फर्स्ट का आंसर क्या था आपका? बेरिलियम सल्फेट क्यों लेस सॉल्युबल होता है वाटर में? क्योंकि इनकी हाई इन्फ्लेमेबल एनर्जी होती है, इसलिए। नेक्स्ट हम लोग बातें करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के। आप लोग भी आंसर दे सकते हो पॉज करके। देखो क्या है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ दैट सिस्टम विच यूजेस रेडियो एक्टिविटी टू डिसाइड द पीरियड ऑफ मटेरियल्स ऑफ प्री हिस्टोरिक पीरियड? देखिए, सबसे पहली बात क्वेश्चन समझिए कि यहाँ पूछा क्या है कि प्री हिस्टोरिक पीरियड जो डिसाइड किया जाता है किसी भी मटेरियल का, वो निम्नलिखित में से कौन से सिस्टम का यूज़ किया जाता है, और रेडियो एक्टिविटी के तरीके को फॉलो करते हुए इसका ये ज्ञात किया जाता है, ठीक। तो यहाँ पर एक चीज़ और समझने वाली बात है कि प्री हिस्टोरिक का मतलब होता क्या है, प्री हिस्टोरिक पीरियड का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है प्रागैतिहासिक काल को बोला जाता है। प्रागैतिहासिक काल मतलब प्री हिस्टोरिक पीरियड होता क्या है? तो देखिए, जिसके हिस्ट्री मतलब लिखित फॉर्म में नहीं मिलते हैं तो उसी को क्या कहा जाता है? उसी को प्री हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं। हिस्ट्री के आप लोग पढ़े होंगे, फर्स्ट चैप्टर में ही होता है कि हिस्ट्री को काल के टाइम के हिसाब से क्या कैसे कैसे बांटते हैं। तो प्री हिस्टोरिक पीरियड वो पीरियड होता है जिसके हिस्ट्री के बारे में लिखित फॉर्म में नहीं मिलते, तो हम कहीं पर सुनी सुनाई बातें जानते हैं, और फिर कार्बन डेटिंग के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, उस टाइम के मिले हुए वस्तुओं का हम लोग क्या करते हैं, टाइम पीरियड ज्ञात करते हैं, ये ज्ञात करते हैं। तो उसी के बारे में ये पूछा है कि प्री हिस्टोरिक पीरियड में जो हिस्ट्री में मिलता नहीं लिखित रूप में, तो उसके पीरियड को हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं कि कौन से काल का रहा होगा, कितने ईस्वी का रहा होगा। तो रेडियम डेटिंग के, यूरेनियम डेटिंग, कार्बन डेटिंग या ड्यूटेरियम डेटिंग। तो देखिए, इसका आंसर है आपका कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग में भी कई बार पूछ लेता है कि कार्बन के जो भी 3 मेन रूप से होते हैं आइसोटॉप्स, जैसे क्या होता है C6 ये 12 होता है, फिर C6 आपका 13 होता है, और C6 आपका 14 होता है। तो मुख्य रूप से इसका यूज़ किया जाता है कार्बन डेटिंग के लिए रेडियो एक्टिविटी से, मतलब रेडियो एक्टिविटी इससे निकलता है, रेडिएशन निकलता है, रेडियो एक्टिव रेडिएशन। और कई बार पूछा जाता है कि इन तीनों में से किसके रेशियो को, कौन कौन से रेशियो को मतलब कंपेयर करके निकाला जाता है। तो C12 और C14 इन दोनों को यूज़ किया जाता है। तो इसको भी याद रख लेना साथ साथ में। अब ज़रा देखो, ये तो हो गया आपका, तो इसको कार्बन 14 डेटिंग भी बोलते हैं, या फिर रेडियो कार्बन डेटिंग भी बोलते हैं इसको, ठीक। तो इस चीज़ को याद रखना, कार्बन डेटिंग को। इसका आंसर थर्ड नंबर था आपका। अब ज़रा बात करते हैं क्या नेक्स्ट के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, थर्ड नंबर क्या पूछा है। थर्ड नंबर पूछा है सीमेंट इज़ मेड हार्ड विथ। जैसे सीमेंट क्या होता है, सीमेंट को आप लोग कहीं पर इसके कुछ कंक्रीट वगैरह बनाते हो और डालते हो, मान लीजिए सड़क बना रहे हो, घर बना रहे हो, तो क्या होता है, वो हार्ड हो जाता है। तो हार्ड वो किस लिए होता है? तो हार्ड किस लिए होता है? डिहाइड्रेशन की वजह से, या फिर हाइड्रेशन एंड डिसोसिएशन ऑफ वाटर के थ्रू होता है, या फिर डिसोसिएशन ऑफ वाटर होता है, या फिर पॉलीमराइजेशन होता है। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका आंसर आपका सेकंड नंबर, हाइड्रेशन के थ्रू भी होता है हार्ड, और डिसोसिएशन ऑफ वाटर के थ्रू भी होता है हार्ड। अब हम लोग समझेंगे कि हाइड्रेशन होता क्या है और डिसोसिएशन ऑफ वाटर होता क्या है। तो देखिए, आप लोग सीमेंट में कभी पानी डाल करके देखते हो तो उससे क्या होता है, हीट रिलीज होता है, ठीक। हीट आपका इससे निकल रहा होता है। जब भी आप सीमेंट में वाटर डालते हो तो उसी को बोला जाता है हीट ऑफ हाइड्रेशन। तो वही बोल रहा है हाइड्रेशन। तो वो जो हीट निकलता है वो इंडिकेट करता है कि हाँ ये हार्ड होगा, ठीक। नेक्स्ट आपका डिसोसिएशन ऑफ वाटर। डिसोसिएशन का मतलब होता है टूट जाना, किसका? वाटर का। तो H2O का टूट जाना किसमें? ये टूटा करता है H+ आयन में और OH- आयन में, ठीक। अब
जो सीमेंट के कंस्टिट्यूएंट होते हैं, बहुत सारे कंस्टिट्यूएंट होते हैं उसमें, है ना, उतना डिटेल नहीं जानना हम लोग को। तो उसके कंस्टिट्यूएंट और वाटर के जो ये दो आयंस होते हैं, इसके बीच क्या होता है, रिएक्शन होता है, उसी को बोला जाता है क्या, हीट ऑफ हाइड्रेशन भी बोलते हैं। और इस टूटने को बोला जाता है डिसोसिएशन ऑफ वाटर। तो मेनली जो सीमेंट हार्ड होता है वो हाइड्रेशन और डिसोसिएशन ऑफ वाटर के थ्रू ही होता है। अब जरा हम लोग बात करेंगे सीमेंट के बारे में और कौन कौन से क्वेश्चन पूछा गया है इसके बारे में। पहली बात, सीमेंट के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो आपको सिविल इंजीनियर मेरे जैसा बनना नहीं है। तो सीमेंट का जो मुख्य रूप से ये होता है आपका, जो घर में बनता है और सड़क में जो यूज किया जाता है वो होता है ओपीसी। आप लोग नाम सुने होंगे और फिर सीमेंट के बोरे में लिखा हुआ पढ़ा होगा कभी ओपीसी। इसका मतलब होता है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में, वो पूछा है कि ओपीसी का खोज किसने किया, सबसे पहले कौन बनाया था इसको, ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसलिए मैं आपको बता देता हूँ, उसका नाम आप लोग ज़रूर याद रखना, क्योंकि सीमेंट बहुत बड़ा रोल अदा करता है आपके ज़िंदगी में, है ना, जानते हो आप लोग। तो आपके घर मकान जो भी बना होता है, रोड वगैरह, वो सीमेंट का ही बना होता है। तो यहाँ पर देखो, ये है जोसेफ एस्पडीन। ये क्वेश्चन देखा गया है, मैं प्रैक्टिस के क्वेश्चन में ही पाया हूँ और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में ही मिला है, जोसेफ एस्पडीन। इसका नाम आप लोग याद रखना, ये पूछा गया है, ठीक है। तो आप लोग जान गए कि हाइड्रेशन होता है क्या। हाइड्रेशन जो होता है वो होता है केमिकल रिएक्शन बिटवीन सीमेंट और वाटर, और डिसोसिएशन ऑफ वाटर होता है जो आयन में टूटते हैं, टूटता है H2O, ठीक है, उसको बोलते हैं डिसोसिएशन ऑफ वाटर। इसी की वजह से ये हार्ड बनता है सीमेंट। नेक्स्ट, अब हम लोग बातें करते हैं, सीमेंट में बहुत सारा कुछ मिलाया जाता है ना, उसके बारे में कभी चर्चा करेंगे, जैसे क्वेश्चन आएगा उस तरीके का। यहाँ पर व्हाट हैपन्स व्हेन ए केमिकल बॉन्ड इज़ फॉर्म्ड। जब केमिकल बॉन्ड बन रहा होता है तो बताना है कि इसमें से क्या होता है। एनर्जी हमेशा एब्जॉर्ब होती है, एनर्जी हमेशा रिलीज होती है, मोर एनर्जी रिलीज होती है देन एब्जॉर्प्शन, और फिर एनर्जी नाइदर रिलीज्ड नॉर एब्जॉर्ब्ड। तो इसका आंसर आप लोग बताओ पॉज करके। तो इसका आंसर है आपका क्या, इसका आंसर है फर्स्ट नंबर, एनर्जी इज़ ऑलवेज एब्जॉर्ब्ड। कैसे याद रखोगे, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है ना कि एब्जॉर्ब होता, इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है या फिर रिलीज होती है। तो याद रखने के मैं तरीके बताता हूँ। देखो, कोई भी बॉन्ड होता है ना तो उसमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। मान लिया जाए आप लोग शादी ब्याह करते हो, तो शादी में एक बंधन होता है, बॉन्ड होता है, और आपके पास क्या चाहिए होता है, शादी के बाद बॉन्डिंग होती है, और बॉन्डिंग हमेशा बने रहे तो उसके लिए क्या जरूरी होती है, आपके पास उसके लिए सुख साधन होने चाहिए, है ना, पैसे वगैरह जो भी है वो सब होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है किसी भी बॉन्ड में बनने के लिए कोई चीज़ की आवश्यकता होती है, एब्जॉर्प्शन होता है यहाँ पर एनर्जी के, इस तरीके से याद रखना। और कोई भी बॉन्ड अगर टूटे, कोई भी केमिकल बॉन्ड अगर टूट जाता है तो एनर्जी रिलीज होता है। जैसे मान लीजिए बॉम्ब का ब्लास्ट होना, बॉम्ब अगर ब्लास्ट हो जाए तो बताओ उसमें क्या हो रहा होता है, रिलीज होता है ना एनर्जी बहुत भारी मात्रा में। तो जब भी बॉन्ड टूटे तो एनर्जी रिलीज होती है, और जब भी केमिकल बॉन्ड बने तो वहाँ पर एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। इस चीज़ को याद रखना, और इसका आंसर नंबर फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताओ मुझे, फिफ्थ नंबर, विच अमंग द फॉलोइंग इज ए कार्बोहाइड्रेट। इसमें से कौन कौन कार्बोहाइड्रेट है, तो पॉज करके बताओ आंसर। नाइलन है, केन शुगर है, टर्पेंटाइन है, और फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। ये ऑयल का नाम है एक तरह का। तो देखो इसमें क्या, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बोलते हैं H2O2 को, जिसको भारी जल भी कहते हैं, है ना, हेवी वाटर। अब ज़रा बात करते हैं हम लोग कि इसका आंसर है सेकंड नंबर, केन शुगर। अगर आप कार्बोहाइड्रेट का मीनिंग समझ पाते और केन शुगर में शुगर का फॉर्मूला अगर याद रहता थोड़ा बहुत भी, तो आप जान जाते कि इसका आंसर यही है। कार्बोहाइड्रेट का मतलब होता क्या है, इसका मतलब कार्बन होना चाहिए, हाइड्रेट का मतलब जल, मतलब H और O होना चाहिए, और शुगर का फॉर्मूला क्या होता है, उसमें भी CHO होता है ना। क्या क्या होता है देख लो, तो इसका शुगर का फार्मूला जो होता है C12H22 और वो 11 होता है, याद रखना। अगर ना याद हो तो आप CHO को लिख लेना, 12, 22, 11 याद रखना, ठीक है। तो अगर ये फार्मूला याद रहता तो आप आसानी से बोल पाते जी हाँ इसका आंसर होगा केन शुगर, क्योंकि शुगर में भी आपका कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, और वही कार्बोहाइड्रेट पूछा है। इसको गौर से पढ़ोगे तो आपको कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नज़र आएगा, ठीक। तो इसका आंसर सेकंड नंबर होगा। सिक्स्थ नंबर देख लो क्या पूछा है। सिक्स्थ नंबर पूछा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स मैक्सिमम आयरन ओर इज़ फाउंड। ये बोला है कि इतने सारे स्टेट्स हैं आपके आयरन ओर के, तो सबसे ज़्यादा कौन सा पाया जाता है। तो इंडिया से रिलेटेड पूछा होगा ये, है ना। तो सबसे ज़्यादा कौन सा पाया जाता है ये आपको आंसर करने थे। तो ये है FeCO3,
Fe2O3, Fe3O4 और फिर FeS2 कौन सा और सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो इसका आंसर आपका सेकंड नंबर Fe2O3। Fe का मतलब आयरन होता है और O से ऑक्सीजन हो गया आपका। अब इसका एक नाम है, ज़रा देख लो, इसको ही बोला जाता है हेमेटाइट। याद रखना, इसी को बोला जाता है हेमेटाइट। तो अब हम लोग धीरे धीरे चर्चा करेंगे। क्या इसका तो आंसर हो गया कि हेमेटाइट सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है ना। और ये क्या है? हेमेटाइट आयरन का एक ओर है। तो आयरन के ओर्स के बारे में हम लोग ज़रा चर्चा कर लेते हैं कि आयरन ओर्स कौन कौन से पाए जाते हैं। सबको याद रखना क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। फार्मूला अगर याद रख पाओ तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि फार्मूला भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले बात हेमेटाइट को ही लिख लेते हैं। हेमेटाइट है, इसका जो फार्मूला है ये तो यहाँ दिया हुआ है Fe2O3। ठीक, सेकेंड नंबर जो होता है वो होता है मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट, ठीक, इसको भी याद रख लेना। यह आपका Fe2, इसका होता है Fe3, है ना, Fe3O4, इसी को याद रखना। नेक्स्ट होता है सिडेराइट। सिडेराइट ये भी और है आपका आयरन का। इसका फार्मूला होता है FeCO3, जो फर्स्ट नंबर दे रखा है, इसी को बोलते हैं सिडेराइट। नेक्स्ट आपका आयरन पायराइट। ठीक, इसका फार्मूला होता है Fe और इसमें सल्फर होता है FeS2। नेक्स्ट होता है आपका लिमोनाइट। लिमोनाइट, है ना, ये होता है आपका 2Fe2O3, मतलब यहाँ पर क्या है? हेमेटाइट है, ज़रा देख लो। और फिर डॉट 3H2O। एक बार क्वेश्चन ऐसा भी देखने को मिला है कि लेमोनाइट जो आयरन का ओर होता है उसमें कितना क्या होता है? H2O होता है। तो 3 यहाँ पर है और 2 बिफोर है, तो 2 3 6, इसका आंसर 6 था। ठीक, अब इसको याद कैसे रखोगे? तो देख लो, कई बार एग्जाम में पूछा क्या जाता है, इसका नाम दे देगा, बोलेगा सिडेराइट किसका निम्नलिखित में से ओर है? तो आयरन का है। कई बार पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से आयरन ओर कौन सा है, और दे देगा लेमोनाइट, आयरन पायराइट। तो कैसे याद रखोगे? तो देखो, इसको एक सीक्वेंस में याद रख लेना नेमोनिक्स के थ्रू। इसको देखो, मान लिया जाए आपकी मौसी जी आपके घर आई हैं, ठीक है, और बोली हैं कुछ पीने के लिए दिए हैं, जूस दूध वगैरह जो भी दिए हैं। पूछती हैं आपसे कि बेटा क्या पी लिया तुमने? तो आप क्या कहते हो? हाँ मासी पी ली, है ना। हाँ मौसी मैंने पी ली। ठीक, तो हाँ मासी पी ली, इस तरीके से आप क्या कर सकते हो? याद रख सकते हो। पी से है यहाँ पे आयरन पायराइट, एल इसे है ली, और यहाँ पर मासी से मैग्नेटाइट, सिडेराइट, और ये है हेमेटाइट। तो इस तरीके से याद रखना। देखो, हेमेटाइट से कन्फ्यूजन होता है, पिछले क्लास में मैं बता चुका हूँ आपको। ये जो आया था कोल, है ना, कोल का जो पूछा था कि सबसे बेहतर क्वालिटी के कौन सा होता है, तो एंथ्रासाइट। तो देखो, ये हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सुनने में आता है एंथ्रासाइट। तो एंथ्रासाइट आपका क्या था? एंथ्रासाइट आपका कोयला का ही एक प्रकार था जो सबसे बेहतर क्वालिटी का होता है। तो एंथ्रासाइट था, और क्या था? बिटुमिनस था, बिटुमिनस, और क्या था? लिग्नाइट था। यहाँ पर लिमोनाइट है, तो इससे कंफ्यूज मत करना, ये कोयला का प्रकार है, ये लिग्नाइट। और एक पीट होता है जो सबसे घटिया क्वालिटी का कोल होता है, और सबसे ज़्यादा धुआं इसी से निकलता है, पीट से। और इसमें क्या है कि कई बार फिर इसमें से एक और क्वेश्चन पूछता है कि इसमें से निम्नलिखित में से जो आयरन ओर दिया गया है उसमें से सबसे बेस्ट क्वालिटी का कौन है? तो अगर एक पूछे तो सबसे बेस्ट क्वालिटी का होता है मैग्नेटाइट। तो इसको भी आप लोग याद रखना, मैग्नेटाइट बेस्ट क्वालिटी का आयरन ओर होता है इस सभी में से। और 2 का अगर पूछ लिया जाए तो मैग्नेटाइट के बाद आता है आपका हेमेटाइट। ठीक, तो इतने सारी बातें हैं, और इसमें से याद रखने की कोशिश करना आयरन ओर के बारे में। कई बार एग्जाम में आयरन ओर से और फिर दूसरे के ओर से भी पूछा जाता है। देख लो, नेक्स्ट आपका क्या है? 7th नंबर। 6 नंबर का आंसर मैं बता दिया ना, सेकंड नंबर, ठीक है। नेक्स्ट देख लो, नेक्स्ट आपका 7th नंबर। ऑल द 4 क्वांटम नंबर्स ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम आर नॉट द सेम, इट इज़ द लॉ ऑफ। अब ये लॉ बता दिया है खुद से, बोला ये कौन सा लॉ कहलाता है? तो ये हुन्स का लॉ कहलाता है, और फिर एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ऑफ पॉली कहलाता है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ऑफ हाइजेनबर्ग कहलाता है, और फिर एवोगैड्रोस लॉ कहलाता है। क्या कहलाता है? तो इसका आंसर आपका 3rd नंबर, 3rd नंबर नहीं 2nd नंबर। ये क्या है? एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ऑफ पॉली ही कहलाता है ये। अब ये क्वेश्चन पूछा क्या है कि कोई भी एटम है, कोई भी एटम में क्या होता है? ऑल द 4 क्वांटम नंबर्स ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, मतलब एक ही एटम के मान लिया जाए 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक।
ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन है ये दोनों। अब पूछा है कि इन दोनों इलेक्ट्रॉन का 4-4 क्वांटम नंबर होता है, ठीक। तो बोला है कि चारों क्वांटम नंबर जो है वो बिल्कुल ही सेम नहीं होता है इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के। तो ये कौन सा लॉ कहलाता है? तो ये कहलाता है एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ऑफ पॉली। इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानेंगे, लेकिन जो हल्की फुल्की जानकारी है ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप लोग याद रख पाओ तो अच्छी बात है। देखिए, क्वांटम नंबर जो होता है वो 4 तरह का होता है। कौन कौन सा होता है? जो ये 4 क्वांटम नंबर बोला है, ये कौन कौन सा होता है? तो एक को डिनोट किया था एन से, और इसको बोला जाता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। कई बार अगर पूछ ले कि एन से डिनोट किया जाता है निम्नलिखित में से कौन सा क्वांटम नंबर, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। फिर होता है एल। एल से किसको डिनोट करते हैं? तो ये कहलाता है आपका एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, ठीक। तो एंगुलर में एल आता है, तो एंगुलर क्वांटम नंबर याद रख लेना। नेक्स्ट आपका पूछा है एम का बेस एल है, तो इसको कौन सा क्वांटम नंबर बोलते हैं? तो इसको बोला जाता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और एक आखिरी बच जाता है आपका क्या, एम एस। इसको क्या बोलते हैं? एम का बेस एस है ना, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर। तो इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर है। एम एल से आपका हो गया मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये है एल से एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, और एन से है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो ये 4 तरह के क्वांटम नंबर होते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉन के, और चारों सेम नहीं होते किसी 2 इलेक्ट्रॉन के एक ही एटम में। तो वो कहलाता है आपका क्या, एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ऑफ पॉली, ठीक है। हिंदी में अपवर्जन कुछ बोला जाता है, अपवर्जन प्रिंसिपल ऑफ पॉली। नेक्स्ट देख लो 8 नंबर क्या कह रहा है आपका। 8 नंबर है कॉमर्शियल नाइट्रिक एसिड इज कलर्ड बिकॉज इट कंटेन्स डिजॉल्व्ड। बोला है कि कॉमर्शियल जो बेचे जाते हैं नाइट्रिक एसिड वो कलर्ड होता है, और उसमें किस वजह से वो कलर्ड होता है, उसमें क्या ऐसा डिजॉल्व होता है, घुला होता है कि वो क्या होता है, कलर होता है। तो सबसे पहली बात मैं बता दूं कि ये जो है आपका वो किस कलर का होता है नाइट्रिक एसिड, तो वो होता है आपका ब्राउन कलर का। इन जनरल ब्राउन कलर का होता है, लेकिन किसके वजह से होता है? ऑक्सीजन की वजह से, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और फिर कलर्ड इम्प्योरिटीज़ की वजह से। तो इसका आंसर है आपका 3rd नंबर, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है क्या, NO2। और इसको कंफ्यूज मत करना नाइट्रस ऑक्साइड से, ये क्या होता है, N2O इसको बोला जाता है ना। ये नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, और ये नाइट्रस ऑक्साइड है N2O। और इसी N2O को बोला जाता है क्या, लाफिंग गैस, है ना। लाफिंग गैस बोला जाता है, बेहोशी करने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसको याद रख लेना कि N2O जो होता है वो लाफिंग गैस है, और कई बारी एग्जाम में पूछ चुका है। अब जरा बात करते हैं नाइट्रिक एसिड का फार्मूला क्या होता है। मान लिया जाए आपसे पूछ दे कि नाइट्रिक एसिड का फार्मूला बता, तो वो होता है HNO3। ये कहलाता है क्या, नाइट्रिक एसिड कहलाता है, ठीक। अब बस इतनी ही सारी बातें थी इसमें, तो कंफ्यूज मत करना नाइट्रस ऑक्साइड में और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में। नेक्स्ट है आपका 9th नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग बताओ। कह रहा है फर्टिलाइजर हैविंग हाई नाइट्रोजन कंटेंट इज। इसमें से कौन से फर्टिलाइज़र ऐसा है जिसमें नाइट्रोजन का कंटेंट क्या है, सबसे ज़्यादा है? यूरिया है, फिर अमोनियम सल्फेट है, अमोनियम नाइट्रेट है, कैल्शियम साइट्रेट है ना। इसके बारे में ज़रा देखो। कोई भी फर्टिलाइज़र का बोरा आप देखोगे तो उसमें लिखा रहता है NPK, थोड़ा मोटे मोटे अक्षरों में लिखा जाता है। ये N जो होता है ये नाइट्रोजन होता है, ये क्या होता है, ये होता है फास्फोरस, और ये होता है पोटेशियम। NPK याद रखना, और इसमें नाइट्रोजन होता ही होता है किसी भी फर्टिलाइज़र में। तो बोला जाता है कि इसमें से सबसे ज़्यादा किसमें होता है नाइट्रोजन का कंटेंट। अब सबका फार्मूला जानोगे अगर, तभी तो आपको पता चलेगा कि किसमें नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन उतना भी डिटेल नहीं जानना कि सबके बारे में आप पता करो, है ना। तो इसका जो आंसर है वो है आपका 3rd नंबर। इसमें 3rd नंबर है अमोनियम नाइट्रेट में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन कंटेंट होता है। अगर आप गौर करोगे, थोड़ा सा भी कॉमन सेंस लगाओगे, तो अमोनियम में भी आपका नाइट्रोजन होता है, नाइट्रेट में भी आपका नाइट्रोजन दिख रहा है, तो आप कह सकते हो कि कम से कम इससे तो ज़्यादा होगा ही। कैल्शियम साइट्रेट का कोई यहाँ पर वैसे भी आप एलिमिनेट कर लोगे, बच जाता है यूरिया और इसमें। तो आप इस तरीके से इसमें थोड़ा बहुत भी कॉमन सेंस लगा के अगर अंदाजे मार देते तो ये आंसर सही हो जाता। तो 3rd इसका आंसर है। अब बात करते हैं अमोनियम नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है क्या, देख लो एक बारी। सबसे पहली बात, अमोनिया और अमोनियम दो चीज़ में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। इस चीज़ को कन्फ्यूजन आज दूर कर लो आप लोग। अमोनिया होता है NH3 जिसमें 3 आपका हाइड्रोजन होता है, और अगर इसमें 1 बढ़ा देते हैं हम लोग, क्या इसमें हम लोग 1 बढ़ा देते हैं हाइड्रोजन, तो NH4 हो जाता है, और ये नाम चेंज हो गया। क्या ये था अमोनिया, और ये है आपका अमोनियम।
और यहाँ पूछा है अमोनियम नाइट्रेट, तो अमोनियम नाइट्रेट का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, ये होता है NH4, पहले अमोनिया लिख लो, अमोनियम लिख लो, है ना, और फिर है आपका नाइट्रेट मतलब NO3। तो यहाँ 2 बार है ना नाइट्रोजन नाइट्रोजन, तो आप कह सकते थे कि अमोनियम नाइट्रेट में क्या होता है, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की मात्रा होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो आप लोग, 10th नंबर क्या पूछा है। मैं आपको सवाल भी दूंगा लास्ट में, क्योंकि सीमेंट से रिलेटेड कुछ बातें यहाँ पर पूछा गया है, तो मैं क्या करूँगा, क्वेश्चन भी पूछूंगा आपके लिए। 10th नंबर क्वेश्चन है, वेयर डज द ऑक्सीजन दैट कीप्स अस अलाइव कम फ्रॉम। इतना सारा कुछ है, इसमें से बताओ कि ऑक्सीजन कहाँ से हमें मिलता है जो हमें जीवित रखने में क्या करता है, मदद करता है। ठीक, तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बोनेट्स एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम सॉइल है, ऑक्साइड्स ऑफ मिनरल्स है, और फिर वाटर है। तो ये दोनों तो आप वैसे भी एलिमिनेट कर दोगे, बच जाता है फर्स्ट अब 4 नंबर, कार्बन डाइऑक्साइड से और फिर वाटर से। तो याद रखना, इसमें से हमें जो ऑक्सीजन मिलता है वो वाटर से मिलता है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड से। इसमें भी ऑक्सीजन होता है और इसमें भी ऑक्सीजन होता है, लेकिन हमें जो जीवित रखने के लिए मिलता है वो मिलता है H2O से। इसमें होता क्या है कि भाग तो दोनों लेते हैं, किसमें, फोटोसिंथेसिस में, जो पौधे होते हैं उसमें फोटोसिंथेसिस होता है जिससे खाना बनता है, तो उसमें सबसे पहले जो टूटने का काम करता है वो H2O होता है, और फिर ये रिलीज़ करता है क्या, ऑक्सीजन, और हमारे वायुमंडल में आता है। तो इसका आंसर आपका 4th नंबर होगा। ठीक, तो इस चीज़ को याद रखना कि इसका आंसर जो होगा वो वाटर होगा, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड। याद रख लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम में ये टपक जाएगा और पूछता है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। अब आपके लिए क्वेश्चन देता हूँ, देखो सीमेंट से रिलेटेड था, तो मैं पूछता हूँ कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो कहते हैं उसका फार्मूला मुझे बताना है। फार्मूला आप लिख के ये भी बताओगे कि उसमें कितना H2O का कंटेंट होता है। ठीक, पहला चीज़ बताओगे आप मुझे, क्योंकि पूछा है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आपसे। नेक्स्ट होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस से कन्फ्यूजन होता है थोड़ा जिप्सम का, इन दोनों के फार्मूले में काफ़ी लोग कंफ्यूज करते हैं, तो आपको बताना है, और ऑलमोस्ट सेम होता है, बस वाटर कंटेंट उसमें डिफरेंट होता है। इसका भी फार्मूला बताओ और इसमें भी जिप्सम में बताओ कि कितना H2O होता है। और ये ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, कई बार पूछा गया है। ठीक, तो 10 क्वेश्चन हो गए। एक बार मैं रिकैप करवा देता हूँ कि किसका क्या आंसर था, ताकि कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया हो तो आप सिंपल क्या करो, याद रखने के लिए सबके आंसर जान लो। फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया वो पूछा है बेरिलियम सल्फेट इज लेस सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू हाई इन्फ्लेमेबल एनर्जी। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, सेकंड क्वेश्चन आपका व्हाट इज द नेम ऑफ दैट सिस्टम विच यूजेस रेडियो एक्टिविटी टू डिसाइड द पीरियड ऑफ मटेरियल्स ऑफ प्री हिस्टोरिक पीरियड। तो इसका आंसर है आपका कार्बन डेटिंग। नेक्स्ट क्या है आपका थर्ड नंबर, सीमेंट इज मेड हार्ड विथ। तो ये किसके वजह से हार्ड होता है, तो हाइड्रेशन एंड डिसोसिएशन ऑफ वाटर। हाइड्रेशन बोलते हैं केमिकल रिएक्शन बिटवीन वाटर एंड कंस्टिट्यूएंट ऑफ सीमेंट, और डिसोसिएशन मतलब वाटर का जो मॉलिक्यूल होता है उस OH+ आयन और OH- आयन में टूटने को बोलते हैं। इसका आंसर सेकंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट हैपन्स व्हेन ए केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म्ड। क्या होता है जब केमिकल बॉन्ड बनता है, तो एनर्जी रिलीज नहीं होती, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड होती है। एनर्जी रिलीज कब होती है, जब कोई बॉन्ड टूट रहा होता है। नेक्स्ट है आपका 5th नंबर क्वेश्चन, पूछा है विच अमंग द फॉलोइंग इज ए कार्बोहाइड्रेट। तो केन शुगर होता है, और शुगर का फॉर्मूला आप लोग मत भूलना, CH वो होता है, और यहाँ पर होता है 12, ये होता है 22, और ये होता है 11। CHO लिख लेना, और 12, 22, 11 का सीक्वेंस याद रख लेना। फ़ोन नंबर तो बहुतों का याद होगा, है ना, तो एक इसको भी याद रख लेना, 12, 22, 11। पूछता है कई बारी शुगर का ये फार्मूला कौन सा करेक्ट है। यहाँ पूछा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स मैक्सिमम आयरन ओर इज फाउंड। तो ये है आपका Fe2O3, जिसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं मैग्नेटाइट। ठीक है, मैग्नेटाइट नहीं, हेमेटाइट। ठीक है, ये हेमेटाइट है, और ये जो है Fe2O3 ये है क्या आपका, इसी को बोला जाता है मैग्नेटाइट, जो सबसे बेस्ट क्वालिटी का होता है। और है आपका FeCO3, इसको बोला जाता है क्या, सीडेराइट, जिसमें CO भी होता है, मतलब कार्बन भी होता है। और ये सल्फर वाले को क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं आयरन पायराइट। और लिमोनाइट का फार्मूला तो नहीं दिया है, वो होता है 2Fe2O3.3H2O। तो इसको याद रख लेना। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है आपका ऑल द 4 क्वांटम नंबर्स ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम आर नॉट द सेम। इसको कौन सा लॉ कहते हैं, तो इसको कहते हैं एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ऑफ पॉली। सेकेंड इसका आंसर हो गया।
8 नंबर देख लो, कह रहा है कॉमर्शियल नाइट्रिक एसिड इज़ कलर्ड बिकॉज इट कंटेंट्स डिजॉल्व्ड। कौन सा चीज़ डिजॉल्व होता है जिसके वजह से कॉमर्शियल नाइट्रिक एसिड कलरफुल होता है? तो वो होता है किसके वजह से? तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से, ना कि लाफिंग गैस की वजह से। ठीक, तो इसका आंसर थर्ड था। नेक्स्ट आपका 9th नंबर, फर्टिलाइज़र हैविंग नाइट्रोजन कंटेंट इज़। तो सबसे ज़्यादा हाई नाइट्रोजन कंटेंट होता है वो होता है अमोनियम नाइट्रेट में, इन सब में। तो इसका आंसर थर्ड था आपका 9th का 3। और कौन सा बच गया? 10th नंबर देख लो, क्या कह रहा है? वेयर डज द ऑक्सीजन दैट कीप्स अस अलाइव कम फ्रॉम। तो ये आता है आपका वाटर से, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड से। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 4th नंबर। तो चलिए, हम लोग आज बहुत कुछ सीखे। तो आज का क्लास हम लोग क्या करेंगे, यहीं रैपअप करेंगे। और इस वीडियो को लाइक करना, अगर लाइक मिले अच्छे खासे तो मैं ये समझ जाऊंगा कि आप लोग मुझसे पढ़ना पसंद कर रहे हो और सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस भी करना पसंद कर रहे हो मेरे से। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए, आज का क्लास यहीं रैपअप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।